जय माता दी। और मैं हूं भारती कौल। द राइट कॉन्वर्सेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे साथ हर बार एक एलीट पर्सनैलिटी होती हैं और हम आपसे उनको रूबरू करवाते हैं, उनके बारे में जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। आज के हमारे एस्टीम्ड गेस्ट हैं डॉक्टर अग्निशेखर जी, जिनकी हम कोई भी बात आपसे करें, कैसे भी उन्हें इंट्रोड्यूस करें, आप जानते हैं उनकी जितनी भी अचीवमेंट्स हैं, क्या क्या उन्होंने आज तक अचीव किया है। एग्जाइल में उन्होंने एक कॉन्शियसनेस क्रिएट की हुई है थ्रू पोइट्री, थ्रू हिज राइटिंग्स एंड थ्रू हिज so many ways. He is also an activist and an intellectual writer. तो आपका स्वागत है डॉक्टर साहब। मैं बोलूं कि मैं डॉक्टर अग्निशेखर जी बोलूं? मैं अग्निशेखर ही बोलिए। हाँ जी। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके इस माध्यम का कि आपने मुझे अवसर दिया बात रखने का। और डॉक्टर कहलाना मैं पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि इसमें एक अहंकार और दम्भ आता है। साहित्य का कोई डॉक्टर नहीं हो सकता है कि साहित्य के किसी एक पार्ट का आप अधिकारी एक्सपर्ट हो सकते हैं। डॉक्टर होना ये मुझे बहुत बचकाना सा लगता है अपनी दृष्टि से। तो सबसे पहले जो एक बात बहुत ज़रूरी है, जिन लोगों को नहीं मालूम है, हम ये जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो। व्हाट आर योर रूट्स? कश्मीर से तो हूँ, ये तो आप जानते हैं, दुनिया जानती है। कश्मीर में मेरा सरनेम सुंबली है। उसका अर्थ होता है सुंबल के। और सुंबल एक गांव है जहाँ से हमारे माता पिता, मेरे पिता खासकर 1947 में जो पाकिस्तान ने आक्रमण किया, तब जो निर्वासन हुआ था, एक्सोडस हुआ था, तो उसके चलते श्रीनगर आए और फिर श्रीनगर से अपने गांव कभी नहीं लौट सका मेरा परिवार। तो हम भट्ट से सुंबली कहलाए वहाँ। मेरे पिता ने एक इनिशिएटिव लिया कि हमारी आइडेंटिटी लॉस ना हो जाए, इसलिए हम मूल रूप में भट्ट हैं, तो भट्ट से सब ने सुंबली किया, तो इसलिए मेरा नाम कुलदीप सुंबली है। और जब ये लिखने का चढ़ गया कि लिखना है, लेखक बनना है, अलग स्टोरी है उसकी, तो तब ये लगा कि बिना उपनाम के आप लेखक ही नहीं हो सकते हैं, ऐसा दिमाग में था। तो फिर उपनामों की दौड़ में, खोज में ये अग्निशेखर आया। और अग्निशेखर के एक ही अर्थ मुझे तब पता था कि मैंने अपनी मैडम से पूछा था जो हिंदी पढ़ाती थी, डॉक्टर विजया मोहिनी कौल। तो उनसे मैंने कहा था, मैम ये नाम तो रखा मैंने, इसका अर्थ क्या होता है? उसने कहा अग्नि और शेखर, शंकर का नाम है। तो मैं इस अर्थ को जीता रहा। लेकिन बाद में मुझे पता चला, जब मैंने देखा कि अग्निशेखर का अर्थ होता है केसर का फूल। मैंने कहा क्या बात है, शिव भी मुझे कश्मीर से जोड़ता है, केसर तो जोड़ता है। और बिल्हन ने कहा 10वीं 11वीं शताब्दी में कि कश्मीर ही ऐसी जगह है जहाँ कविता का विलास और केसर दोनों आपको मिलते हैं। और कविता मुझे वरदान में मिली और केसर मेरा नाम है अग्निशेखर। बहुत अच्छा लगा इसकी आपने इतनी विस्तार पूर्वक बताया। अग्निशेखर, अग्नि तो हम लोग जैसे साधारण हिंदी में बोलेंगे, हम लोग तो अग्नि ही बोलेंगे, आग। लेकिन आपने इतने प्यार से समझाया इसको, और ये नाम जो कि है। अब देखिए अग्नि, आप जिस भाव से मुझसे बात कर रही है, आप में अग्नि बोलती है। हम अंग्रेजी में कहते हैं यार इसके फायर है, इसके पास स्पिरिट है। वो जो फायर है ना, ये अग्नि एक तो देव तो है ही। हमारे इंडिक सिविलाइजेशन में ऋग्वैदिक जो हमारी मनीषा है, आपको पता है ऋग्वेद का पहला मंत्र, पहला वाक्य और पहला शब्द क्या है? अग्नि। अग्नि मीले पुरोहितम। अग्नि जो है वो इस पुर का पुरोहित है। पुरोहित नहीं होता है कश्मीर में गोर जिसको कहते हैं, पुरोहित होता है पुर की इच्छा और भला चाहने वाला, हित चाहने वाला। तो अग्नि इज द प्रिजाइडिंग गॉड। तो प्रिजाइडिंग गॉड कौन है? मैं उसे अलग नहीं करता हूँ। आप भी अग्नि हैं, मैं भी अग्नि हूँ, सुनने वाले भी अग्नि है। अग्नि आपके अंदर का एक स्पिरिट होता है। तो आपने बहुत सारी जो की है कविताएं लिखी हैं, कहानियां लिखी हैं, कहानियां भी लिखते हैं ना आप, यू आर एन राइटर ऑल्सो। एंड आपके इसमें सबसे ज़्यादा जो अभी धूम मचा रही है, बहुत हलचल मचाई हुई है पूरे हिंदुस्तान में, और इस हलचल को मैंने भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है और इससे इतना प्रभावित हुए हैं कि अब मैं ये चाहूँगी, ये एक ग्रंथ है, ये एक एनसाइक्लोपीडिया फॉर द कमिंग जनरेशन है।
आप किस चीज की ओर इशारा? मैं आपकी उसी पे आ रही हूँ, मैं नील गाथा की बात कर रही हूँ, जिसने बहुत हलचल मचाई हुई है। एंड दिस इज, वी आर रियली प्राउड ऑफ यू दैट यू हैव रिटन सच ए बुक, पोइट्री, इट्स अ पोइट्री। इसको पोइट्री के रूप में आपने इतने प्यार से लिखा हुआ है 8 पर्वों में, हम इसके बारे में जानना चाहेंगे। सबसे पहले आपका आभार इन फॉर दीज काइंड वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन। मैं असल में स्पीचलेस हो जाता हूँ जिस तरह की एप्रिसिएशन आ रही है, और उन लोगों से जो कि एक यूं ही नहीं बात करने वाले लोग हैं, बड़े बड़े आर्ट क्रिटिक्स हैं, लिटरेरी क्रिटिक्स हैं, जिन्होंने अप्रिशिएट किया है। और मुझे लगभग इसको कंसीव किए हुए और इसके साथ जीते हुए 40 वर्ष हुए थे। यानी जब मैं यूनिवर्सिटी में था तब हम कामायनी पढ़ा करते थे जयशंकर प्रसाद की, और जो प्रलय के बाद का मंजर उन्होंने स्टार्ट किया, और उसमें भी हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। ये कामायनी एपिक था। और जब हमारे अध्यापक, जो हमारे प्राध्यापक थे डॉक्टर त्रिलोकीनाथ गंजियो, उन्हें कहा तुमको पता है जयशंकर प्रसाद पर, कामायनी पर कश्मीर के शैव दर्शन का प्रभाव है। और फिर मुझे जब अपना अध्ययन किया तो नीलमत पुराण मैंने पढ़ा, और नीलमत पुराण में जो काउंसर नाग है आपका, क्रमसर नाग जो विष्णुपाद है, उसके ऊपर जैसे यहाँ जम्मू में त्रिकुटा है, वहाँ भी सॉरी त्रिकुटा है, उनमें एक जगह है जहाँ इसको नौबंदन बोलते हैं। नीलमत पुराण कहता है कि प्रलय के बाद जब मनु बचे पानी में, वो उन्होंने अपनी नौका वहाँ लगाई, वहाँ बांधी, इसलिए नौबंदन है। तो ये सारी चीज़ें मेरे अंदर आ रही थी ना। उसके बाद मैंने नीलमत पुराण पढ़ा, और नीलमत पुराण मैंने देखा सती सर कश्मीर रहा है, जो साइंस और अर्थ साइंटिस्ट लोगों ने भी ये किया, वो अलग विषय है, वो भी साबित हुआ है। और उसके बाद मैं सोचा करता था, चूँकि भावनाएं थी, प्रतिभा भी थी थोड़ी थोड़ी कवि होने की, कवि था मैं उस समय, मानता था अपने को मैं कवि बनने जा रहा हूँ भी। और तब मैं कल्पना करता था कश्मीर की, ये सती सर जब रहा होगा कैसा रहा, कितना लंबा रहा, कैसे ये उत्तान उसकी इधर। और मैं पर्वतारोही भी रहा हूँ, मैं आपसे विनम्रता से कहूँ, मैंने हाइकिंग ट्रैकिंग भी करता रहा हूँ। और जिस कश्मीर की जिस ऊंचाई पे, रिज पे, शिखर पर मैं गया हूँ, वहाँ से मैंने कश्मीर को देखता था और इमेजिन करता था ये सती सर कैसा रहा होगा। यानी अब मामूली सी बात है, आप भी जानते हैं, जब से शंकराचार्य आप भी गई हैं, कौन नहीं चढ़ा है शंकराचार्य से। हर बार मैं ऊपर मंदिर के ऊपर से जब घाटी देखता था, फिर कश्मीर की कल्पना सती सर की कल्पना, और जब सती सर की आप कल्पना करते तो आप उसको जीने लगते हैं, कैसे क्या रहा होगा। ये आख्यान कहलाता है, इसको आख्यान, जिसे लीजेंड आप कहते हैं। माइथोलॉजी मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि माइथोलॉजी का जो टर्म है मिथ पे आधार है, ये आख्यान है, हमारे यहाँ पुराणों की कल्पना है। और उसमें जब आप सती सर की बात करते हैं तो फिर आपके वो संघर्ष, आप कश्यप ऋषि, फिर नाग, नागों का नायक नीलनाग, और फिर जलोद्भव, फिर राक्षस, फिर दैत्य, फिर उनका संघर्ष, फिर नागों का निकलना, नागों का भागना, नागों का निर्वासन, और फिर उनका कनखल पहुंचना हरिद्वार, और वहाँ कश्यप ऋषि से फरियाद करना कि हमारे साथ क्या हुआ। उसके बाद कश्यप ऋषि के एफर्ट्स, चलो वो देव सेनाओं को संगठित करते हैं, फिर विष्णु आते हैं, और ये आख्यान पुराण बता रहा हूँ मैं, कि शिव आते हैं, ब्रह्मा आते हैं, वायु मार्ग से आते हैं, कुछ भूमि, और फिर युद्ध होता है सतीसर में, और सतीसर का पानी निकाल दिया जाता है। और सतीसर का पानी जहाँ से निकाल, जिसे आप वरमूल आज बोलते हैं, वराहमूल, उसके बाद जो नई भूमि कश्मीर कहलाई, और फिर जो संघर्ष वहाँ का फिर से खड़ा होता है बसाहट को लेकर के, रिहैबिलिटेशन को लेकर के, तो उसमें एक चरित्र काफ़ी मुझे प्रभावित करने लगा, वो था नीलनाग। तो मुझे लगा कि नीलनाग जो है ये मैनिफेस्टेशन है, ये पर्सोनिफिकेशन है, ये खाली नील नहीं रहता है, नील हर कोई कश्मीरी है, हर कोई कश्मीर का ऐसा बाशिंदा जिसे अपनी सिविलाइजेशन की, पास की, हेरिडिटी की, ट्रेडिशंस की तकलीफ है या जानकारी है, और उसे बचाना चाहता है, उसे बचाने के लिए संघर्ष, तो वो नीलनाग है। तो इसके दृष्टि से मैं 40 साल से मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं जीता सोता बैठता इसी थीम के साथ था। और कभी कभी तो मुझे बरसों भी लगते थे, कुछ है नहीं दिमाग में, लेकिन
मेरे दिमाग में आता था कि मैं एक बहुत बड़ा एक नए ढंग का उपन्यास लिखूंगा, इस पर फिक्शन लिखूंगा, जिस तरह से आपने अभी नीलगाथा की बात की उसे पढ़े। लेकिन ये भी एक थोड़ा कमज़ोर तर्क है जो मैं कहूँगा कि मुझे टाइम नहीं मिला। लेकिन जब किसी को अवतरित होना होता है, एक विवाहिता औरत ये नहीं कह सकती मुझे टाइम नहीं है बच्चा पैदा करने के लिए। जब उसके पेट में होता है उसे निकलना है अपने टाइम पे। इसी तरह जो क्रिएटिविटी होती है, ये थॉट आप में, इसको बाहर आना है। और जब यहाँ ये है कि आप एक लेखक या कवि के नाते तय नहीं कर सकते हैं आने वाली चीज का फॉर्मेट और जॉनर क्या होना चाहिए। मैंने सोचा कि मैं फिक्शन लिखूंगा, लेकिन उसने नहीं माना, वो वर्स में आई, कविता में आई। जो ये आप नीलगाथा जो की है, ये एक हिस्टोरिकल आपने बात रखी हुई है। इसमें निर्वासन आता है, इसमें रिहैबिलिटेशन आती है, इसमें हर एक चीज आती है। आपने जो ये नीलनाग को कंसीव किया है, उसको कंसीव करके आपने जो ये उसकी गाथा, उसका प्रसंग जो की है सामने ला के रखा हुआ है, ये इतना प्रभावित करता है, इसको जो की है हाथ से छोड़ने का मन ही नहीं करता है। मैंने बार बार आपका एक एक जो की है, आपका पहला वाला पर्व क्या था? वर्तमान का भविष्य, भविष्य का वर्तमान, भविष्य का वर्तमान। देखिए ये वर्ड ही ऐसे में जो की है आपको थोड़ा सा जो की है ना, पहले उलझाता है और फिर सुलझाता है। आपने जो कि अपने भविष्य को भी देखना है, और वो जो कि उसमें वर्तमान जो आपने लिखा हुआ है, जिसमें हम जी रहे हैं, उसके बारे में जी रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे आपने बहुत ये चूंकि जटिल है, काफी कॉम्प्लेक्स है टॉपिक भी, और इस पे बात करना, क्योंकि ये मल्टी लेयर्ड है, इस पे काफी तहें हैं इसकी। आप ये देखिए कि इसे महाआख्यान कहा गया है, जैसे मेटा नरेशन है, एक नरेटिव बिल्ड हुआ है, और ये सारा नैरेटिव जो जिसके केंद्र में कश्मीर है, और कहाँ से है कश्मीर? आख्यान के दिनों से, बर्थ से, जहाँ हुआ है इसका बर्थ, यानी अंग्रेजी वाले से एंटिक्विटी कहते हैं। एंटिक्विटी से लेकर आज तक शुरुआत ही होती है शरणार्थी कैंप में, कवि बैठा है और अचानक उसका एनकाउंटर होता है नीलनाग के साथ। वो चौंकता है, यार तुम कौन हो? कहते मैं कश्यप ऋषि का नीलनाग। अरे तुम यहाँ कैसे? कहते मैं भी हूँ। तो ये जो सांकेतिक है कि आपकी सारी विरासत भी एग्जाइल में आती है, जब आप निकाल दिए जाते हो या निकलना पड़ता है, आपके साथ क्या क्या एग्जाइल में आता है। वहाँ से आपने टेक ऑफ लिया, टेक ऑफ में जाने के बाद आप रिट्रोस्पेक्टिवली देखते हैं चीज़ों को। आप जाते हैं बर्थ ऑफ कश्मीर के जन्म की कथा, वहाँ संघर्ष, वहाँ कश्मीर के बर्थ के साथ, उद्भव के साथ जो टकराहटें हैं, जो सह अस्तित्व का संकट है, जो वहाँ वर्चस्व की लड़ाई है, हेजेमनी की लड़ाई है, उसमें से उसको उससे लड़ते हुए, बेबस होते हुए, कहीं सरेंडर करते हुए, कहीं लड़ते हुए, आप निकलते निकलते अंत पर जाते हैं उस दूसरे सर्ग में कि हम बचाएंगे अपने बीज और संघर्ष, विरोध अपना, हम अपने बीज बचाएंगे। यानी जो आपकी एग्जिस्टेंस है, जो आपकी एग्जिस्टेंस है और आपका विरोध जो है, विरोध बचना चाहिए। तो ऐसे चलते हुए इसका कथानक जब आप देखते हैं, इसे टेक्निकल शब्दावली में कहूँ तो हिंदी में कहेंगे वितान, इसका फैलाव जो है, फैलाव इसका आख्यान तक जाता है, और आख्यान और फिर प्राक इतिहास, प्री हिस्ट्री, और प्री हिस्ट्री से भी होते हुए आप हिस्टोरिकल भी हो जाते हैं, क्योंकि आप उसके बाद कृष्ण तक आते हैं, कृष्ण का कश्मीर में आना, और उस समय के कॉन्फ्लिक्ट क्या हैं, वो क्यों आए, क्यों महाभारत का युद्ध होना था, उन्हें महाभारत के युद्ध से आने से पहले जो एक टूर करता है कोई किसी भी देश का राष्ट्रपति हो, चाहे हमारे 1971 का जंग आप याद करिए तो मैडम इंदिरा गांधी को भी जाना पड़ा था, और हर युद्ध के पहले पहले आप मैनेज करते हैं ओपिनियन। तो श्री कृष्ण आते हैं, यशोवती का राजारोहण करते हैं, और उन्हें न्यूट्रलाइज करना होता है कश्मीरी आर्मीज को, ताकि वो कौरवों का साथ न दे, क्योंकि रिलेटेड थे। तो उसमें जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, और जो नील वहाँ भी है, नील आज तक जीवित है, और नील क्या है? नील कॉन्शियंस है। नील आपकी मेरी कलेक्टिव, इंडिविजुअल भी कलेक्टिव कॉन्शियंस है, उसका नाम है नीलनाग। तो वहाँ से जब आप जाते हैं तो आप हिस्ट्री में कनिष्क तक आते हैं,
थर्ड जो फोर्थ कॉन्फ्रेंस हुई बहुत, तो उसके कॉन्फ्लिक्ट क्या थे? कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस के फोकस करते हैं कि क्यों चौथी सभा कश्मीर में ही हुई, 3 सभाएं कहाँ कहाँ हुई थी, और वहाँ क्या ऐसी चीज़ है जो रिजॉल्व नहीं हुई थी, जो कश्मीर आके रिजॉल्व हुई। और फिर कश्मीर से आपने इतना एक्सटेंशन कितना किया, जो महायान बना उसको नील, वहाँ बौद्ध बनता है, नील जाता है, खोतान नील जाता है, तुर्कमेनिस्तान नील कहाँ नहीं जाता है, चीन जाता है, तिब्बत जाता है, और कश्मीरी भिक्षुक जो हैं वो आपके तिब्बत से होते हुए, आज से आप बर्मा म्यांमार कहते हैं, वहाँ से होते हुए सियोल तक गए हैं, जापान तक पहुँचे हैं कश्मीरी पंडित। तो ऐसा क्या है कि एक तरफ तो उठान है, फिर उसी समय आपके यहाँ काव्य शास्त्र भी खड़ा होता है, संस्कृत के आचार्य, और ये वापस आता है सेंट्रल एशिया से। कूचा में भी हमारे कश्मीरी बौद्ध गए थे। फिर वहाँ देखते हैं कि वहाँ इमीडिएटली 7वीं 8वीं शताब्दी 9वीं के आसपास अरब के इन्वेडर्स आते हैं, और घुड़सवारों को देखते हुए वो देखता है कि वे कैसे ढहाते हुए आते हैं, डिस्ट्रॉय करते हुए। तो नीलना वापस आता है, मैं यार कश्मीर की हालत हूँ, यहाँ क्या है? तो यहाँ आकर के वो परेशान हो जाता है। यहाँ हर्ष के राज में फिर वही तुर्क हैं, और फिर ये जो कॉन्फ्लिक्ट हैं, एप्रीहेंशंस हैं, आशंकाएं हैं, आशाएं आपकी, उम्मीदें आपकी, उनका सपने आपके हैं, उन सब का समुच्चय मैंने एक बड़े कथानक में लिया है। और ये कैसे संभव हुआ है मुझे स्वयं पता नहीं है। 8 सर्गों में हुआ, और हर सर्ग का मैंने सर्ग नाम नहीं दिया क्योंकि संस्कृत में ये परंपरा है 8 सर्गों में होने की। मैंने कथा पर्व लिखा उसका, हर एक चैप्टर में एक कथा है, और जो इंटरवोवन है हर दूसरे के साथ आगे बढ़ती है। जी। तो ये जो कि है, मैं कहना चाहूँगी हर एक अपने दर्शक से और अपनी युवा पीढ़ी से भी कि आप ज़रूर इसको पढ़िएगा, क्योंकि ये आप नहीं जानते हो, जिसके बारे में आपने सुना ही सुना होगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आनंदित होगे आप इसको पढ़ने से। और अमेज़ॉन पर ये अवेलेबल भी है, नील गाथा, याद रखिएगा। तो आप देखिए, हमारे यहाँ महाकाव्यों की परंपरा रही है। संस्कृत में 5 बड़े महाकाव्य गिने जाते हैं, जिनमें कालिदास का भी गिना था, उसमें नहीं जाऊंगा मैं। और हिंदी का चूंकि मैं विद्यार्थी रहा हूँ, मैंने कामायनी पढ़ी है, कुरुक्षेत्र पढ़ी है, दिनकर जी को पढ़ा है, मैथिली शरण गुप्त की साकेत पढ़ी है, और हरिऔध की प्रिय प्रभास, ये चूंकि यूनिवर्सिटी के दिनों में पढ़ी है। और उसका जो वितान एक है, फॉर्मेट एक है, हो सकता है वो फॉर्मेट दिमाग में आया हो, क्योंकि नैरेटिव इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी महाकाव्य में। यदि नीलगाथा को महाकाव्य ही माना गया है, माना जा रहा है, तो फिर इसमें 2 चीज़ें आपने देखती हैं। इसमें ये जो भाषा है इसकी, उस भाषा में एक कथात्मकता है, एक नैरेटिव चलता है उस भाषा में, और जो वो कथात्मकता है उसमें एक काव्यात्मकता है, उसमें पोइट्री चलती है साथ। यानी एक भाषा में कविता और कविता में भाषा, इसका जो प्रवाह है, इसका जो फ्लो है, वो शायद आखिर तक मैं निभा पाया हूँ एक लेखक के नाते। एक तो ये है। दूसरा, जब हम देखते हैं कि मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं जानता हूँ महाकाव्य क्या होता है, उसके कैसे भाषा कैसी चाहिए, वो कैसी चाहिए, हालांकि पढ़ा हूँ, मैं जानता हूँ। इस पर संस्कृत के आचार्यों ने भी बहुत काम किया है, और उन आचार्यों में काव्यशास्त्र में कश्मीरी ही हमारे पूर्वज थे, जैसे भामा हैं। भामा जो काव्यशास्त्री, उन्होंने कहा कि संस्कृत की बात करें, महाकाव्य में सर्गबद्धता होनी चाहिए, सर्ग होने चाहिए, और सर्गों में भी 8। और ये कोइंसिडेंस है, ये संयोग है कि मेरे उसमें भी 8 है। मैं आप सबसे पहले आप इसको पकड़ के हम दर्शकों को ये दिखा तो दें, जो जिसमें इसने नील गाथा के लिए जो कि हर एक स्टेट से, हर एक देश के कोने कोने से लोगों ने इसको सराहा है, और हर एक ने प्रशंसा की है, इसके बारे में लिखा है। इनके लेख, इनकी ये बुक जो कि है किताब, ये कविता, इसके रिव्यूज ज़बरदस्त आए हुए हैं, और हर एक जगह से आए हुए हैं। तो मैं आपसे कह रहा था कि संस्कृत के जो महाकाव्य जो हैं, उनकी जो प्री रिक्विजिट्स उनके में क्या क्या, उसमें तो ये भी कहा कि सर्गबद्ध होना चाहिए, 8 लगभग का। और मुझे बिल्कुल इसका ज्ञान नहीं है कि मेरे में भी 8 आ गए। और किसी ने कहा, भामा के बाद दंडी ने कहा, वो भी हमारे कश्मीरी आचार्य थे संस्कृत के, उन्होंने कहा कि कथानक, महान कथानक ये। और फिर किसी ने, रुद्रट ने भी कहा, या कई लोगों ने कहा, राजशेखर तक ने कहा कि इसमें एक कथानक चाहिए,
ऐतिहासिकता चाहिए और भाषा शैली वगैरह जो भी है, ये मेरे दिमाग में नहीं था। पढ़ा था, उसका इम्पैक्ट ज़रूर रहा होगा, मैं नहीं नकार नहीं था, लेकिन मेरे पास ये था कि हमारी व्यथा जो है वह बहुत गंभीर और संवेदनशील और शायद किसी हद तक पढ़ाकू होने की वजह से मैंने कश्मीर के इतिहास को, कश्मीर की संस्कृति को, सभ्यता को, इतना ही नहीं, मैंने कश्मीर के फोक को का अध्ययन किया है। लोक जैसे साहित्य होता है, सो लोक साहित्य से भी, फोक लिटरेचर से बड़ी टर्म एक होती है फोक लोर। फोक लोर को हिंदी में हम लोक वार्ता कहते हैं। तो लोक वार्ता का मैं दिलचस्प एक बहुत ही स्टूडेंट रहा हूँ। मैंने कहावतों पे काम किया है, मैंने मुहावरों पे काम किया है। आप हंसेंगी कि मैंने कश्मीरी में जो बद्दुआएं दी जाती हैं, जिनको वो बोलते हैं हम, वो को मैंने इकट्ठा करके उनकी सोशोलॉजी देखी है। मैंने शिगों पर काम किया है, जो से हम कहते हैं ना सुपरस्टिशंस, तो उन पे काम, उनकी सोशल। तो मेरा रेंज जो है, एक तो मेरा रेंज फोकलोर से है और वहाँ से भी कश्मीर से जुड़ा हूँ। मैंने आख्यान पढ़े हैं। मैंने बहुत विनम्रता से, ह्यूमिलिटी के साथ कहता हूँ, सती सर को तो मैंने पता नहीं अनंत बार मैंने पढ़ा हो कि क्यों बार बार जब मैंने निकनेम्स पर काम किया कश्मीरी में, जिसको रियात से बोलते हैं ना, चिड़े बोलते हैं उनको, छेड़ बोलते हैं उनको, इनकी सोशोलॉजी पे मैंने काम किया। तब मुझे फिर से नीलमत देखना पड़ा, यार नीलमत में भी क्या चिड़े हैं, क्या ऐसी रेत्स जिनको हम कहते हैं, वो रेत्सें कौन कौन सी हो सकती हैं, तो उनकी सूची मैंने बनाई। ये तो मेरा एक बार बार जाने का एक रहा। फिर मैंने जो आपके प्राचीन तीर्थ हैं कश्मीर में, उनके हर के महात्म्य होते हैं। जैसे खीरभवानी, इसका महात्म्य पढ़ो, शारिका का महात्म्य। तो महात्म्यों के माध्यम से आप अपनी जो सांस्कृतिक ज़मीन है आपको, उसको समझते हैं और फिर पहचानते हैं। ये मैंने नील गाथा के परिप्रेक्ष्य में, बैकग्राउंड में कहता हूँ कि इसके माध्यम से मैंने अपनी हज़ारों वर्षों की ज़मीन पहचानी, जानी, फिर संस्कृति और कविता में इसको ऐसे सुरक्षित रखा कि ये कविता कहिए कविता है, ये इतिहास कहिए, व्यथा कहिए वो भी है। और मुझे, जैसे आपने कहा, मैं बहुत ही अभिभूत हूँ। मुझे पता नहीं मुझे क्या, कैसे आपका धन्यवाद करना चाहिए उन सब क्रिटिक्स का जो आजकल ये कह रहे हैं कि ये पढ़ते हुए कामायनी याद आई। ये जिन्होंने ये भी लिखा कि कामायनी और रश्मि रथी दिनकर जी की, रामधारी सिंह दिनकर की रश्मि रथी, कुरुक्षेत्र, या जयशंकर प्रसाद की माँ। और कुछ ने तो यहाँ तक कहा, जैसे प्रोफेसर जया पारिमो जी हैं हमारी, अभी कनाडा में है या अमेरिका में, उन्होंने यहाँ तक कहा, या और ने कहा कि कश्मीर के हर घर में, हर शेल्फ पर नीलमत पुराण के बाद, राजतरंगिणी के बाद नीलगाथा होनी चाहिए। तो इतना रुतबा, इतना सम्मान अगर किसी कृति को मिलता है तो ये मेरा नोबेल प्राइज़ है। और मैं बहुत गदगद हूँ कि शायद मुझसे कुछ ऐसा संभव हुआ है। वो कैसे हुआ मैं बोल नहीं सकता हूँ। किसी ने पूछा मुझसे, आपने कैसे लिखा? मैंने कहा कि नील नाग स्वयं मुझ में ही, उन्होंने परकाया प्रवेश किया था और उन्होंने ही ये काव्य लिखा। और जिसको ऐसे कहें कि ये सारा कश्मीर, उसका मेटाफर एज ए कश्मीर, एक रूपक, कश्मीर एक महाआख्यान के रूप में ये नील नाग की दृष्टि से देखा हुआ है सारा काव्य। आप देखते हैं इसमें वो नायक है और वही कश्मीर को देखता है, घटनाओं को वो प्ले भी करता है, वो एक्टिविस्ट भी है, वो लड़ता भी है, टूटता भी है, संघर्ष भी करता है। तो नील नाग जो है, कश्यप ऋषि का बेटा, हमारा पौराणिक पात्र, वो ही कवि में प्रवेश कर गया था। उसने देखा, जो देखा वो लिखा। तो इसलिए मैं बहुत मुश्किल है, हालांकि ये आप कह सकते हैं बच रहे हैं लिखने से, लेकिन वो आलोचकों का काम है कि इसकी भाषा, इसके, मेरे एक मित्र ने कहा, वो आलोचक हैं, कहानीकार हैं हिंदी के, उनने कहा कि यार एक एक पर्व में जब मैं जाता गया तो इसमें जो भाषा है, उस भाषा का अपना वैभव है, इसमें वही भाषा हो सकती थी। आप बिल्कुल भाषा का वैभव आपने रचा है, एक ग्लोरी है इसमें। तो मैंने कहा धन्यवाद, मैं क्या कहूँ। और मुझे अपने बारे में, क्योंकि रचना प्रक्रिया, जो क्रिएशन की एक प्रोसेस जो होती, क्रिएटिव, उसके बारे में आप कितना कह सकते हैं, कितना जानते हैं? क्योंकि एक निर्विकल्प, जिसे समाधि कहते हैं ना, जो मेडिटेशन करते हैं,
उसी तरह एक आर्टिस्ट के जीवन में जब वो कुछ कर रहा होता है, करने के लिए वो सचेत होता है, करना है, करूँगा, बैठना है, टेबल पर बैठूंगा, पेन उठाना, यहाँ तक सचेत है। जब वो उस मोमेंट में, उस क्षण में उतरता है, जब उस क्षण में उतरता है तो वो क्षण होता है निर्वैयक्तिक। वो आपका क्षण नहीं होता, आप में आपका कुछ नहीं होता, आप छूट जाते हैं। ललित कहती हैं लाल बचाए स्वमन बाग बरस, मैं ललित मन की बगिया में प्रवेश किया, वहाँ मैंने देखा शिव और शक्ति मिले हुए, और वुचम शिवस मिलित शाक्तुआ। फिर कहती हूँ इस पॉइंट से, लाई में कर मस्ती अमृत सरस। फिर मैंने वहाँ छलांग मारी उस अमृतसर में। वो अमृतसर क्या है? वो है पॉइंट ऑफ टाइम। वो जो पॉइंट ऑफ टाइम है क्रिएटिविटी का आपका, वो अमृत की वेला है, वो अमृत का क्षण है। उसमें जब आप लाई हो जाते हैं, फिर आप नहीं रहते। कबीर कहते हैं हेरत हेरना होता है देखना, हेरत हे सखी रहिया कबीर हिराए, बूंद समानी समुद्र में सोकत हेर हो जाए। या कहते हैं ये बूंद समुद्र में घुस गई, प्रवेश कर गई, अब मैं बूंद को कैसे पहचान पाऊंगा। या वही कहते हैं कि मैं हेरत हेरत हे सकी रहिया कबीर हराए, समुद्र समाना बूंद में, ये समुद्र ही उठकर इस बूंद में चला गया, अब उसको कैसे। तो ये जो समा जाना है, अभेद होना, एक हो जाना, एकत्व में जाना, इसको हम कह सकते हैं निर्वैयक्तिक क्षण। उस निर्वैयक्तिक क्षण, आप स्वयं एक कलाकार हैं। जब आप कोई पात्र की नायिका में आती हैं, भूमिका में आती हैं, पहले तो आप समझती हैं कि ये रोल है, मुझे मिला है। फिर आप उसको पूरा स्टडी करती हैं उस कैरेक्टर को। फिर जब अभिनय के लिए उसमें आप उतरती हैं तो आपको परकाया प्रवेश करना होता है। तो आप भारती कौल नहीं रहती हैं, आप वो पात्र हो जाती हैं। सीता का रोल करना, आप सीता हैं उस क्षण, आप भारती बिल्कुल नहीं हैं। अगर सीता करते करते आपको याद आया कि मैं भारती हूँ, वो रोहित है, तो आप निकल गई उसके, आपकी समाधि टूट गई। तो ये जो निर्विकल्प एक समाधि होती है, उसमें कैसे चीजें घटित होती हैं, उसी में शायद नीलगाथा भी आई, सारी चीजें आती हैं। तो इस पे और ज्यादा मैं क्या बोल सकता हूँ। आप तो बोलेंगे नहीं, लेकिन हम ये कहेंगे कि आप तो एक वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया हैं। एक नहीं, हमारी ये बात तो बिल्कुल सच्ची है और सही है। वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया आप हर एक क्षेत्र में हो, जितने भी आप, मैं कहूँगी आर्ट फॉर्म्स हैं, उनमें आपने जो की है एक्सेल करके लोगों तक जो आप अपनी बहुत सरलता से अपनी बात कहते हो, वो बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि आपने नीलगाथा लिखी, मैंने पढ़ ली, अगर मैंने उसको ऐसे ही पढ़ने के लिए पढ़ लिया तो फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है और आपके लिखने का कोई मतलब नहीं है। जब आपने वो मेरे दिल में उतारी है तो इसका मतलब ये है कि आप सफल हो गए हो और हम जो की है धन्य हो गए। मैं ये सुन के इतना धन्य हो रहा हूँ। और पहली बार मैं जीवन में मैंने इतनी किताबें लिखी। शुरुआत मेरी निर्वासन में पहली पुस्तक अगर लिटरेरी आई हो, अग्निशेखर की आई है किसी भी समय। उसके बाद मुझसे छीन ली गई मेरी नदी। अब देखिए नाम में ही देखिए, मैंने ये नहीं कहा मेरा घर छीना गया, मेरी ज़मीन, मेरा बाग, मेरी दुकान, नहीं, मुझसे छीन ली गई मेरी नदी। उसके बाद मेरा आया कि काल वृक्ष की छाया में, और काल वृक्ष के बाद मेरी प्रिय कविताएं आई। फिर आया जवाहर टनल। जवाहर टनल को आप पॉलिटिकल ईडियम में देखिए। जवाहर टनल शेष हिंदुस्तान से आपको जोड़ता है, शेष हिंदुस्तान के तो मैंने ये कल्पना की कि हम जब भाग रहे थे, भगाए जा रहे थे, हम उस टनल में फंस गए सारे लोग, और टनल में अंधेरा है, पानी टपक रहा है, होप है कि हम आगे निकलेंगे, और पीछे डर है, वो आए ना मारे ना हमको इसी टनल में। और पीछे डर ही नहीं, पीछे स्मृतियां हैं, यार क्या क्या छूट गया, क्या क्या छूट गया, बचपन छूट गया, सारी छूट। तो ये जो जवाहर टनल आई, और जवाहर टनल को भी खूब चर्चा मिली, खूब प्रशंसा मिली, और कई अनुवाद इनके हुए। और जवाहर टनल के बाद मैंने लिखा जलता हुआ पुल। जो पुल थे वो जलाए गए। पुल जोड़ने के लिए होते हैं, पुल जलाने के लिए नहीं होते, तोड़ने के लिए होते हैं। जो कुछ घटनाक्रम हुआ जिसके हम शिकार, एक जेनोसाइड की शिकार हम हैं, और जो एक जिहादी तंत्र कश्मीर में सक्रिय है, और जिसे मूक समर्थन भी है और ये भी है, खुल के समर्थन भी है,
उसने क्या किया, उसने हजारों वर्षों के पुल जला दिया, डिस्कनेक्ट किया। तो जलता हुआ पुल के बाद आपने सही कहा, फिर मैंने एक रिट्रोस्पेक्टिवली इसको देखना चाहिए, नैरेटिव क्या है, टोटल कश्मीर का एक मेटा नरेशन क्या हो सकता है, क्योंकि इस बीच हमने देखा कश्मीर एक सेलेबल कमोडिटी बन गई है, कोई भी कश्मीर पर एक्सपोर्ट हो जाता है, कोई भी 4 किताबें पढ़ के 10 और 5वीं किताब लिखता है, और 4 किताबें पढ़ के 5वीं किताब लिखता है, अखबार ढूंढ के कटिंग्स पढ़ता है, या कश्मीर 2-4 दिन के लिए गया, वहाँ नौका विहार किया, किसी के घर में खाना खाया, गोश्ताबे खाए, शॉल उड़ाया और बादाम लेके आए, मीठा मीठा सुन के आए, तो फिर कश्मीर का एक्सपोर्ट हो जाता है। मैंने देखा, हमारे सामने सामने है, कई लोगों ने किताबें लिखी और कई को बेस्टसेलर होगी, और जबकि वो कश्मीर की आत्मा जो है, कश्मीर की आह जो है, कश्मीर का घाव जो है, जो रिश्ता गाँव है, कश्मीर के संघर्ष जो है, कश्मीर का योगदान जो है, कश्मीर का काव्यशास्त्र जो है, इतिहास जो है, ये पैथोस जो है, तो इसको शायद मैं विनम्रता से ही कहूँगा, ये हम ही लिख सकते हैं, ये हम ही लिख सकते थे, उसे आप ही एक्ट कर सकते हैं। कोई दूसरा कलाकार आकर के उसके कितना नज़दीक जाएगा, वो जाने बिकॉज यू हैव टू लिव। जैसे आपने प्रश्न पूछा, मैंने कहा मैं लगभग 40 वर्षों से नील गाथा को जी रहा हूँ, सोते उठते सपने सब देखते हैं, और ये जो जीना है किसी पीड़ा को, किसी इस चीज़ को, तो ये जी करके जो चीज़ सामने आती है वो होती है। और फिर ये देखिए, भारतीय पर्सपेक्टिव में देखिए, हमारे पास महाभारत है, हमारे पास रामायण है, ये पहले पहले महाकाव्य है, और दोनों में देखिए संयोग से दोनों में निर्वासन है। रामायण में आपका 14 वर्ष का निर्वासन है, महाभारत भरा पड़ा है निर्वासनों से, अज्ञातवास से। यहाँ से अगर शुरू आप करें, निर्वासनों की पीड़ा बहुत ही पुरातन सनातन है और विश्व भर में है। आजकल भी देखिए 2021 में भी अब देखिए सेंट्रल एशिया से कितने लोग निर्वासित हो रहे हैं, जा रहे हैं, यूरोप में जा रहे हैं, और हमारा तो 90 में हुआ, हम 90 से पहले भी हम आते रहे हैं, 7 बार हमारे निर्वासन हो रहे हैं। कश्मीर इतिहास में जो मुझे देख रहे हैं, आपके माध्यम से सुन रहे हैं, उनकी जानकारी के लिए अगर उन्हें पता नहीं है, तो ये हमारा इतिहास, मध्यकालीन इतिहास में 500-600 साल में 7वां बड़ा निर्वासन है। और ये 7 बार निर्वासन क्यों हुए, कैसे हुए, मैकेनिज्म क्या था, मोडस ऑपरेंडी क्या था, कौन करवा रहे थे, क्यों करवा रहे थे, क्यों रिजेक्शन हो रहा था प्लूरलिज्म का, धर्मनिरपेक्षता का, बहुत। तो ये सारी चीज़ें मेरे अंदर शायद बहुत मुझे बेचैन करती रहीं, परेशान करती रहीं, और ये इसने एक रूपाकार लिया, इसने एक फॉर्म ली, जिस फॉर्म का नाम आपके पास एक नील गाथा के रूप में है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपसे जितनी भी बात करें वो कम है। ये इतनी छोटी सी थोड़े से टाइम में आपने इतनी सारी जानकारी दी। जो जानकारी आपने नील गाथा में दी है, वो जानकारी आपके मुंह से सुन के और भी ज़्यादा अच्छा लगा, और ये बात बहुत ज़रूरी है। हर एक, मैं कहूँगी हमारी अपकमिंग जनरेशन, जो हमारे न्यू जनरेशन है, वो इसको ज़रूर पढ़ें, इसलिए कि वो पुरानी चीज़ें तो उन्हें मालूम नहीं हैं, इसको बड़े साधारण तरीके से जो की है वो समझ सकते हैं, समझ के अपने अंदर उतार सकते हैं, और अपने कश्मीर का जो आप हमेशा प्यार दर्शाते हो, और अपने दर्शकों, मतलब आप एज जो कॉन्शियसनेस आप पैदा करते हो, वो कितनी ज़रूरी है हमारी न्यू जनरेशन के लिए, वो ये नील गाथा हमें बताती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भारती जी। आप स्वयं एक कलाकार है, और कलाकार के मुंह से प्रशंसा सुनना बहुत सच्चाई होता है। कोई दूसरा कहे तो मैं शक करूंगा उस पर कि पता नहीं क्या कह रहा है। आपका, TRN का, आपके आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना मान सम्मान के साथ एक लेखक को ही नहीं, एक कवि को ही नहीं, लेकिन उसकी कृति को जो सम्मान दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नील गाथा पर आपने एक कार्यक्रम पूरा रखा, इसे मैं अविस्मरणीय ही समझूंगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार।